हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। हमने ईसोफ चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, आप लोगों को पता ही है। और आई होप कि आप लोगों ने मेरी अब तक मैंने 3 वीडियो डाल दी हैं, उन तीनों वीडियोस देख ली हैं और आप लोगों को समझ भी आ रहा है। अगर आप लोगों को कुछ भी ना समझ आ रहा हो तो मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, आप लोग नीचे कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। तो हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने बिजनेस बैलेंस शीट के शेड्यूल तक हमने कर लिया था। उसको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझा भी दिया था। अगर आप लोगों को वहाँ तक समझ आ गया हो तो आगे हम करते हैं। क्या इसमें क्या लगा? प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू शेयर कैपिटल। ये वाला वही है, सेम टू सेम जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। क्या पूंजी से संबंधित जानकारी का प्रकटीकरण, वही के ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, इशूड कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, कोल्ड अप क्या होती है, पेड अप क्या होती है, वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, उसके बाद आगे टॉपिक करते हैं हम सेबी के दिशा निर्देश। ठीक है, कि शेयर को इशू करने के लिए सेबी सिक्योरिटी एजेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया ने हमें क्या क्या दिशा निर्देश दिए हैं, क्या क्या गाइडलाइंस दी हुई हैं। ठीक है, वैसे तो कंपनी एक्ट बना हुआ है शेयर इशू करने के लिए 2013, लेकिन जो सेबी है वो सेबी भी अपनी गाइडलाइंस देती है और जो उसकी गाइडलाइन है उस एक्ट से भी ज़्यादा सख्त है। तो वो क्या है? फर्स्ट क्या है कि शेयर बाजार में रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है, अपने निर्गमन का कम से कम 25% आम जनता को निर्गमित करना जरूरी है। ठीक है, कि अगर वो आपने शेयर इशू कर लिया तो उसको ये डिसाइड करना कि कम से कम 25% तो वो आम पब्लिक के लिए क्या करे, इशू करे। ठीक है, बाकी का वो अपने कर्मचारियों के लिए या किसी और के लिए निर्गमन कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, लेकिन 25% उसको आम पब्लिक को इशू करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अंश निर्गमित करने वाली कंपनी अपने स्थायी कर्मचारी, प्रवर्तक कंपनी के अधिकारियों, एफआईआई और भारतीय म्यूचुअल फंड के लिए अंश आवंटन में आरक्षण दे सकते हैं। ठीक है, जो उसके कर्मचारी हैं या उसके प्रवर्तक कंपनी के अंशधारी हैं, ठीक है, उसको क्या कर सकते हैं? अपने अंश आवंटित करने में आरक्षण दे सकते हैं, छूट दे सकती है। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्या है? अगर कंपनी अपने अंश एट पार मतलब सममूल्य पर निर्गमित करती है तो क्या करना होगा आवेदक के लिए? तो जो उनके अंश खरीद रही है जनता, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कम से कम 200 अंश तो खरीदने जरूरी हैं। अगर हम किसी की मतलब ये लगा लो कि अगर कोई आम व्यक्ति किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है और वो एट पार मतलब सममूल्य पर निर्मित कर दिया, मैं उन लोग 10 रुपये का एक अंश और 10 रुपये पर इशू कर लिया, तो उसको 200 रुपये नहीं 200 अंश तो उसको लेने जरूरी है। ठीक है, कम से कम। ठीक है, उसके बाद यदि निगमन प्रीमियम पे है या एक से ज़्यादा सिक्योरिटी, एक से ज़्यादा मतलब वो सिक्योरिटी जैसे शेयर भी इशू कर रही है, डिबेंचर भी इशू कर रही है, तो क्या होएगा? तब आवेदन राशि जो एप्लीकेशन की राशि है वो हर प्रतिभूति के लिए कम से कम 2000 रुपये जरूर होनी चाहिए। जैसे शेयर के लिए 2000 और शेयर भी हमने खरीद लिए, डिबेंचर भी खरीद लिए। ठीक है, तो वो हर अलग अलग होनी चाहिए। शेयर मतलब हर प्रतिभूति के लिए 2000 रुपये जरूर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आवेदन के समय दी जाने वाली आवेदन राशि निर्गमन मूल्य के 25% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो आवेदन राशि एप्लीकेशन राशि होगी, मान लो 10 रुपये का एक शेयर है पूरा, और एप्लीकेशन की राशि कितनी? 25%। 10 रुपये का 25% निकालो आप, 2.5 हो गया ना, तो एप्लीकेशन राशि उसकी 2.5 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आवेदन कम से कम उतनी प्रतिभूतियों के लिए होना चाहिए जितनी प्रतिभूतियों से वह एक व्यापारिक समूह बन सके। ठीक है, मतलब कि आवेदन कम से कम एप्लीकेशन क्या है, कम से कम उतनी प्रतिभूतियों के लिए होना चाहिए। मतलब जब कोई जनता मतलब किसी कंपनी के प्रतिभूति को खरीदने के लिए एप्लीकेशन करती है ना, आवेदन देती है, तो वो कम से कम उतनी प्रतिभूतियों के लिए तो वो कम से कम उतनी प्रतिभूतियों के लिए तो होना चाहिए जिससे वो एक ट्रेडेबल लोट बन सके, मतलब कि एक व्यापारिक समूह बन सके। ठीक है, उसके बाद आम जनता को निर्गमन के अभिधान की सूची कम से कम 3 दिन तथा ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों तक खुली रख सकते हैं। मतलब कि आम जनता को जब हम शेयर इशू करते हैं तो उनको ये जो मतलब सूचना देनी होती है, उनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है, वो कम से कम तो 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक उनके लिए खुली रख सकते हैं कि इतने दिनों में उनको पता लग ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद है यदि कंपनी ऋण से संबंधित प्रतिभूतियों का निर्गमन करती है तो उसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग मतलब अगर वो डिबेंचर इशू कर रही है कोई कंपनी, मतलब ऋण पत्र इशू कर रही है, तो उसे क्रेडिट रेटिंग जो होती है एजेंसी होती है उससे क्रेडिट रेटिंग लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, और अगर वो 100 करोड़ रुपए से अधिक 100 करोड़ से अधिक वो ऋण पत्र इशू कर रही है, ठीक है, रुपए से, तो उसको 2 अलग अलग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग लेना ज़रूरी है। ठीक है,
उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, समता अंशों या परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गमन करने से पहले कंपनी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आंशिक भुगतान वाले शेयरों का पूरा भुगतान हो गया या वो जब्त कर लिए गए हैं। मतलब कि जब हम शेयर इशू को या जो हमारे प्रेफरेंस शेयर हैं उनको अगर हम दोबारा से री इशू करना चाह रहे हैं तो ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि जो हमारे मतलब वो थे शेयर थे वो उन पे पूरा भुगतान आ गया है या फिर अगर उन पर पूरा भुगतान नहीं आया तो वो जब्त कर लिए गए हैं। ठीक है, ये डिसाइड कर लेना चाहिए पहले। फ्रेंड्स आगे है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? देखो क्या होता है कि जब कोई कंपनी अपने मतलब शेयर इशू करना चाहती है तो उससे पहले क्या करना पड़ता है, अपना एक प्रोस्पेक्ट इशू करना पड़ता है। जैसे अब जब हम कॉलेजों में एडमिशन लेते हैं तो प्रत्येक हर कॉलेज का क्या होता है, प्रोस्पेक्ट होता है ना। तो उस प्रोस्पेक्ट में क्या लिखा होता है, कंपनी कैसी है कैसी नहीं है, उसके मतलब कंपनी क्या 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 अचीव कर लिया है, क्या क्या नहीं अचीव किया है। और वो उसमें तो वो इस बात को भी लिख के रखती है कि वो कितने शेयर इशू करना चाहती है। ठीक है, तो उस प्रोस्पेक्ट में जितने शेयर उसने इशू करने के लिए कहा है, ठीक है, तो जब तक उन शेयरों का 90% कंपनी के पास एप्लीकेशन नहीं आ जाती तब तक क्या करेगी कंपनी, शेयर अलॉट नहीं कर सकती। ये भी सेबी की एक गाइडलाइन है। ठीक है, तो वो 90% अमाउंट क्या होती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। इसमें भी यही लिखा है कि एक कंपनी अपनी अंश पूंजी के लिए जनता को अभिदान के लिए जारी किए गए अंशों को, मतलब जो शेयर उसने जनता को इशू करने के लिए दिए हैं अंशों को तब तक आवंटित नहीं कर सकती, मतलब तब तक उसको अलॉट नहीं कर सकती जब तक प्रविवरण मतलब प्रोस्पेक्ट में दिखाई गई न्यूनतम अभिदान अभिदत्त ना हो जाए, प्राप्त ना हो जाए। न्यूनतम अभिदान क्या, इशू की गई अमाउंट की 90% को ही क्या होती है, न्यूनतम अभिदान होता है। न्यूनतम अभिदान से अभिप्राय क्या होता है, जो संचालक के दृष्टिकोण से जो कंपनी का जो डायरेक्टर होता है वो उसे किसी भी कार्य को रख सकता है इस राशि को। जैसे कि उसे ने किसी संपत्ति के क्रय के लिए निर्धारित क्रय मूल्य जो जारी अंशों से प्राप्त राशि में से पूरा किया जाएगा। मतलब कोई उसने संपत्ति खरीद दी है तो उसका क्रय मूल्य हो सकता है वो, ठीक है, जो निम्न कार्यों को पूरा कर सकते हैं उस कार्य के लिए वो उस राशि को रख सकते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन को। या कंपनी द्वारा दिए किसी प्रकार के प्रारंभिक व्यय या अंशों के जारी करने से संबंधित कमीशन, कंपनी की स्टार्टिंग में कुछ खर्चे हुए एक्सपेंसेज हुए हैं या फिर शेयर को इशू करने में कुछ कमीशन वगैरह दिया है उसमें कोई एक्सपेंसेज हुए हैं उसके लिए उस मिनिमम सब्सक्रिप्शन को रख सकती है। ठीक है, उपरोक्त दोनों उद्देश्य के लिए भी कंपनी द्वारा उधार लिए गए, कंपनी ने कोई उधार लिया है कोई ऋण लिया उसके लिए रख सकती है। या फिर कार्यशील पूंजी या कंपनी के जो डेली के लिए जो एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं उसके लिए कैपिटल के रूप में भी उस मिनिमम सब्सक्रिप्शन को रख सकती है। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन के कार्य हैं कि वो संचालक किन किन कार्यों को उसको रख सकता है। ठीक है, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन का आप लोगों को पता लग गया, मतलब कि कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है उतने शेयर की 90% अमाउंट को उसको कंपनी को मिल जानी चाहिए। वो 90% अमाउंट ही क्या होएगी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाएगी। न्यूनतम अभिदान की राशि निर्गमित अंश पूंजी की 90% होती है। मान लो कि उसने 10,000 शेयर इशू करना चाह रही है कंपनी, ठीक है, उसका 90% कितना हुआ, 9,000। मतलब 9,000 कंपनी के पास 9,000 शेयरों के लिए एप्लीकेशन आ जानी चाहिए और उनकी अमाउंट मिल जानी चाहिए, तब वो उनको अपने शेयर को अलॉट कर सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब कि जब सामान्य जनता को अंशों के लिए क्या करती है, मतलब कि भैया ये वैसे ही सोर्स नोट में दे रखा है इन्होंने कि जब है भी सोर्स नोट के लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। मतलब कि इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है कि जब सामान्य जनता को अंशों के अभिदान के लिए, जब हम किसी सामान्य जनता को कंपनी क्या करती है, अंशों को खरीदने के लिए क्या करती है, एक क्या देती है, प्रस्ताव देती है, मतलब कि उनको एक ऑफर देती है, उसके द्वारा उनको क्या करती है, इनवाइट करती है। तो इसे क्या कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहा जाता है। ठीक है, एक कंपनी सार्वजनिक निर्माण किस पर कर सकती है, वो एट पार पे भी कर सकती है, एट प्रीमियम पे कर सकती है और एट डिस्काउंट, तीनों पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, अंशों की निजी विक्रय। अंशों के निजी विक्रय क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर क्या होता है, जब कंपनी अपने मतलब साधारण जनता को शेयर इशू नहीं करती बल्कि अपने किसी करीबी को, अपने मित्र को, अपने दोस्त को या अपने कर्मचारी को या अपने किसी डायरेक्टर को शेयर इशू करती है, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर कहलाता है। ठीक है,
और इसके लिए कंपनी को कोई प्रोस्पेक्ट इशू करने की ज़रूरत नहीं होती। और क्या करना होता है कंपनी को, जब तक वो शेयर अलॉट करने से कम कितने 3 दिन पहले इस बात को उसको रजिस्ट्रार के पास जमा करवाना होता है कि मैं अपनी कंपनी के किसी कर्मचारी को या अपने दोस्त को या किसी ICICI संस्था को जैसे शेयर इशू कर रही है, तो इस बात की जानकारी उनको 3 दिन पहले, कम से कम 3 दिन पहले रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। और इन अंशों का जो धारक होता है वो 3 वर्ष की प्रतिबंधित अवधि तक इन अंशों का विक्रय नहीं कर सकता। मतलब 3 वर्षों तक उसको जो ये अंश खरीदते हैं, जो ये शेयर खरीदते हैं, उनको कम से कम 3 साल तक वो शेयर अपने पास रखने पड़ेंगे, उनका विक्रय नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 42 के अनुसार अंशों के निजी विक्रय से अभिप्राय अंशों का निर्गमन किसी विशेष समूह को करने से है। मतलब जब शेयर वो किसी विशेष समूह को इशू करती है। इसमें आम जनता को शेयर इशू नहीं किए जाते। और इसमें जैसे इस समय क्या होता है, कंपनी अपने अंशों का विक्रय प्रवर्तकों, मतलब कंपनी के संचालकों, अपने मित्र या किसी को सामूहिक कोषों जहाँ से वो पैसे लेती है, उनको अप्रवासी भारतीयों, भारत के बाहर के व्यक्तियों या वित्तीय संस्थाओं जिनसे वो लोन लेती है, वो लेती है, जैसे UTI, ICI, LIC आदि को इशू करती है। ठीक है, और इसके लिए उसको कोई प्रोस्पेक्ट इशू नहीं करना पड़ता। और आप अलॉट करने से कम 3 दिन पहले इसकी जानकारी रजिस्ट्रार के पास जमा करवाना अनिवार्य है, तथा इस विवरण पर उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए जो इसके संचालक होते हैं। ठीक है, और इसकी 3 वर्ष की प्रतिबंधित अवधि तक इन अंशों का विक्रय नहीं कर सकता इन अंशों का धारक। ठीक है, इसके लिए आगे देख लेते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। ठीक है, वो क्या होता है, ऐसे आवंटन से है जो पूर्व निर्धारित लोगों को एक पूर्व निर्धारित मूल्यों पर जारी किया जाता है। मतलब पहले से ही व्यक्ति निर्धारित कर रखे हैं और उन पहले से ही निर्धारित किए गए मूल्यों को पहले से ही निर्धारित किए गए मूल्य पर जारी किए जाते हैं। और जो कंपनी में रणनीतिक हिस्सा लेने में इच्छुक रहते हैं, जैसे कोई भी हो सकते हैं, प्रवर्तक, कोई संस्थागत विनियोजक, कंपनी के उत्पादों के क्रेता तथा इनके पूर्तिकर्ता, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट के लिए आगे ये इंपॉर्टेंट है, स्वीट इक्विटी शेयर। स्वीट इक्विटी शेयर क्या होते हैं, जब कंपनी अपने शेयर अपने कंपनी के किसी कर्मचारी को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए या उनकी अच्छी सेवा, मतलब कंपनी के कर्मचारी ने कोई अच्छी सेवा है उनको, उसके बदले में वो जब शेयर देती है तो वो क्या कहलाते हैं, स्वीट इक्विटी शेयर कहलाते हैं। ठीक है, और वो जो शेयर है वो किसी के भी बदले, जैसे उन्होंने कोई अच्छी सेवा की है, कंपनी के लिए कुछ अच्छा काम किया, उसके प्रतिफल के बदले दे सकती है, उन्होंने ज्ञान प्रदान किया, उसके प्रतिफल के बदले दे सकते हैं, कोई बौद्धिक संपत्ति अधिकार, मतलब उन्होंने कोई निजी संपत्ति अपनी यूज करने के लिए दे दिया कंपनी को, उसके बदले वो कंपनी उनको शेयर दे सकती है। ठीक है, निर्मित किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, स्वीट इक्विटी शेयर कहलाते हैं। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, एक कर्मचारी या तभी बहुत अच्छे से काम कर सकता है जब वह खुद को संस्था का एक हिस्सा समझता है। ठीक है, और यदि उन्हें प्रारंभ और जब उनको सम्मान दिया जाता है, उनको मतलब उनकी क्या की जाती, तारीफ़ की जाती है, तभी कोई इंसान अच्छे से काम करता है, उसको काम करने में मन भी लगता है। ठीक है, ये तो यहाँ वही पॉलिसी यूज की गई है। उनको सम्मानित करने के लिए उनको क्या किया जाता है, शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित किया जाता है, और इससे क्या होता है, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और वे अज्ञात कंपनी से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है, और आधुनिक समय में इन अंशों को कर्मचारियों को कम मूल्य पर निर्मित किया जा रहा है। आजकल क्या किया जा रहा है, कम मूल्य पर निर्मित किया जा रहा है, तथा नकदी के अन्य प्रतिफल के बदले ज्ञान प्रदान कर बौद्धिक संपत्ति अधिकार इत्यादि के बदले में निर्मित किया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरा आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को नहीं समझ आया है तो आप लोग मेरे को, मैं बार बार कह रही हूँ, प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगी और अच्छे तरीके से। तो थैंक यू सो मच टू वॉच, आगे फिर करेंगे। थैंक यू सो मच।